आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामेईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था उसका ओल्ड पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 होगा हमारा। इससे पहले 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें अभी तक उसे देख ले। ये बीएड सोशल स्टडीज़ 2020 में जो एंट्रेंस हुआ है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल स्टडीज़ का अलग पेपर हुआ था, उर्दू का अलग हुआ था, बायोलॉजी और फिज़िक्स मैथमेटिक्स का अलग पेपर हुआ, तो 3 हिस्सों में बढ़ गया था। तो ये हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं ये बीएड सोशल स्टडीज़ जनरल के क्वेश्चन होंगे। तो अभी तक 20 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो जो मेरा होगा 31 से स्टार्ट होगा। तो जनरल इंग्लिश का सेक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। अदरवाइज़ आप शिकायत करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम विदाउट लेटिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है गौरव इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इन द सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। गौरव इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये एक जुमला है आपका, एक वाक्य है जिसका मतलब हुआ कि गौरव एक ईमानदार आदमी है। इसमें एक वर्ड आपका जो अंडरलाइन किया गया है गौरव, ये एक अंग्रेज़ी कायदा के मुताबिक क्या कह सकते हैं इसको? अंग्रेज़ी कायदे के मुताबिक इसको क्या नाम देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन देंगे या कलेक्टिव नाउन देंगे या कॉमन नाउन देंगे या फिर प्रॉपर नाउन देंगे? इसमें कैफियत को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें कैफियत को बोलते हैं, इसमें जमा को बोलते हैं, या इसमें मादा कह सकते हैं कि इसमें जमा को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, और इसमें आम को बोलते हैं कॉमन नाउन, और इसमें ख़ास को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो जाहिर सी बात है ये आपका गौरव जो है ये प्रॉपर नाउन है। तो एग्जैक्ट ये आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट इज़। द प्लूरल फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट इज़, एयरक्राफ्ट एक वर्ड है, हवाई जहाज़ के माने में इसको लिया जाता है। इसका जमा आपको बताना है क्या होगा, एयरक्राफ्टेस है या फिर एयरक्राफ्ट है या एयरक्राफ्टेस। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें से एक करेक्ट फाइंड आउट करना है और पता लगा के उसका आंसर करना है। तो चलिए आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। एयरक्राफ्ट का सिंगुलर प्लूरल दोनों है, आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एयरक्राफ्ट का प्लूरल फॉर्म भी एयरक्राफ्ट ही होता है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है रेनू गिव मी अ स्वीट चॉकलेट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एक एडजेक्टिव होता है और एक आपका एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब कन्फ्यूजन ये पैदा करता है, ये आप समझेंगे तो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज जो किया जाता है उसे आप आसानी से पहचान पाएंगे। मेरे यहाँ इंग्लिश की क्लासेस भी चलती हैं, तो आप लोग इसमें से जो इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं। इंग्लिश हम बेसिक से लेके चल रहे हैं और हायर भी क्लासेस हैं, ग्रामर है, स्पोकन है, ट्रांसलेशन है, पैराग्राफ राइटिंग, ये चीज़ें हैं। तो आप अभी लास्ट में नंबर दिया जाएगा, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में। चूँकि सारी क्लासेस आजकल ऑनलाइन ही चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पे 23 में कहा जा रहा है रेनू गिव मी अ स्वीट चॉकलेट। रेनू ने मुझको एक मीठा चॉकलेट दिया। इसके अंदर पहचानना है कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक होता है और एक एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, ये समझने की ज़रूरत है। एडजेक्टिव जो होता है वो एक तरह का सिफत बताता है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट आंसर हम करें तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि सिफत जो है आपका स्वीट है, सिफत जो है वो स्वीट है। एडजेक्टिव जो होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, यानी ऑब्जेक्ट की खसूसियत को बताता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपका है वो क्या है, चॉकलेट। ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और आपका एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब जो होता है वो आपके वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की खसूसियत के बारे में वो बात करता है। ये दोनों आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंगर इज। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंगर इज क्या होगा, ये बताना है कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लीजर है, ह्यूमर है, फर्री है या फिर फुस। तो क्या होगा एंगर। एंगर मीन्स बताना है क्या होगा। एंगर एक तरह का नाराज नाखुश के माने में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका मुतजाद देखेंगे विलोम शब्द फर्री बिल्कुल सही होगा। आप प्लीजर पे ना आंसर करें, फर्री यहाँ पे सही होगा। खुश, इसका एक तरह का मुतजाद पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे फर्री हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, मुतरादिफ पूछा जा रहा है, ठीक है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, यहाँ पे
अब वो जो है मुतज़ाद नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पे एंगर का जो माना है वो नियर अबाउट आपका फर्री का माना पाया जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि वी लिव डैश पेरिस, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है ABCD में से आपको सही प्रीपोजिशन का इंतखाब करना है, सही ज़मीर या कह सकते हैं कि सही फिल इन द ब्लैंक्स का इंतखाब करना है कि यहाँ पे क्या लगा सकते हैं प्रीपोजिशन, हरूफ जारा जिसको कहते हैं उर्दू में। ठीक है, एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा या टू आएगा। तो क्या होगा 25 का सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पे अगर किसी जगह रहने की बात आए, जैसे मैं इंडिया में रहता है, आई लिव इन इंडिया ये बोलते हैं, या फिर किसी जगह के रहने के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे इन का वर्ड यूज़ करके ये बताते हैं कि इस जगह में रहता हूँ या इस जगह में रहा जाता है। तो इनके ज़रिए इस चीज़ को हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वी लिव इन पेरिस, ये सही हो जाएगा। वी लिव इन पेरिस, हम पेरिस में रहते हैं। तो ये आपका सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंजॉय इज। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंजॉय इज, एक वर्ड है एंजॉय, इसका एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, मुतजाद बताना है आपको कि मुतजाद इसका क्या होगा। ये ध्यान रखें कि एंटोनिम को मुतजाद बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। हिट है, हैप्पी है, लाइक है या थ्रिल है। तो क्या होगा, एंजॉय मानिए एकदम मतलब मस्ती करना, एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। तो हिट जो है उसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि किसी से नफरत करना, एंजॉय करना, मिलजुल के काम करना, और हिट का मतलब उससे नफरत करना। तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू B.Ed। तो ये प्रीवियस ईयर्स, सभी मटेरियल को प्रीवियस ईयर्स मर्ज किया गया है, जो आपके एग्जाम के हवाले से बिल्कुल यूज़फुल है। ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ओवरऑल आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, जिसके अंदर आपको क्या कवर किया गया, जनरल नॉलेज है, जनरल उर्दू है, सोशल स्टडीज़ है, जनरल इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी। यानी B.Ed में जिन जिन सब्जेक्ट्स को कवर किया था उन सारे सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया गया। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूज़फुल है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नियर अबाउट 1500 क्वेश्चन हैं, और अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप इससे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम रुजू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि अहमद आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। यहाँ पे एडवर्ब फाइंड आउट करना है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, यानी फेल की खसूसियत बताता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो अहमद ने करेक्टली आंसर किया, मतलब अहमद ने सही जवाब दिया। ये हुआ अहमद ने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, अहमद ने सवाल का सही जवाब दिया। आपको एडवर्ब फाइंड करना है तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखेंगे करेक्टली आंसर, क्वेश्चन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हुआ। आंसर कैसा किया, करेक्ट किया। तो बिल्कुल यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा था 27 का, आपका यहाँ पे करेक्टली बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्टली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि करेक्टली जो है वो आपका एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 28, क्वेश्चन नंबर 28, द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। एक मुहावरा है, उसका मतलब आपको बताना है, अर्थ बताना है कि क्या होगा। एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे, ये इसका मतलब होता है। लेकिन इसके मतलब के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ट्रांसलेशन इसके लिए बेटर और मुनासिब होगा। तो आपको ट्रांसलेट करना कि इनमें से कौन सा एक ट्रांसलेशन बेटर होगा, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे या जैसी करनी वैसी भरनी, इसको कह सकते हैं मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कौन सा आप सही करेंगे ये बताना है। आपको देखने के हिसाब से लगेगा कि सारा वर्ड एक जैसा है, लेकिन एग्जैक्ट एक ही है। मैं सबका ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। यू हैव टू सो टू रीप, मतलब आपको बोना है काटने के लिए, इसका मतलब हुआ कि आपको बोना है काटने के लिए। अब बी में कहा जा रहा है यू हैव टू सी बिफोर यू रीप, आपको बोने से पहले देखना चाहिए, यानी आप जो बोने जा रहे हैं उसको पहले देख लें। और सी में कहा जा रहा है यू हैव टू डबल टू लगा दी, यू हैव टू डू समथिंग टू रीप, यहाँ पे डू होना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग टू रीप, यानी काटने से पहले कुछ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ये सेंसिटिव माना खेज निकल रहा है। योर एक्शन डिटरमाइन व्हाट यू गेट, आपके अमल से पता चल जाता है कि आपने क्या हासिल किया। तो यही वो कहना चाहता है, एज यू सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा पाओगे, आपके अमल से ही पता चल जाता है कि आपने क्या हासिल किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और ये आज का लास्ट सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन को B.Ed के बच्चे तो देख ही सकते हैं, प्लस M.Ed के बच्चे भी देख सकते हैं,
क्योंकि एमएड की इंग्लिश भी ऐसे ही होती है, प्लस डीएलएड वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बीएड एमएड डीएलएड, इनका जो जनरल क्वेश्चन है सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तीनों लोग के बच्चे, तीनों कोर्सेज के बच्चे इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड आज का, द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, ये कहा जा रहा है कि इसमें से सही स्पेलिंग वाला लफ्ज़ कौन सा है, कौन सा एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है और उसके अलावा 3 की गलत है। तो यहाँ पे A B C D यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये मीनिंग याद है तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये गलत कर देंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड है इसका अगर आपको ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो सब में से एक करेक्ट होगा, लेकिन कौन सा सही है उसका माना मैं बता दे रहा हूँ। रहाइश के माने में इसको लिया जाता है, रहाइश। ठीक है, रहाइश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ACCOMODATION, एकोमोडेशन बोलते हैं इसको, रहाइश, क़यामगाह, एकोमोडेशन। तो ये आपका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। और यहीं तदरीसी रुझानात की बच्चों को पढ़ाते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है। रिया डैश विद हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ लिविंग है, इज़ लिव्ड, हैज़ लिव्ड और लिव्स। ये आपका 10 से क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारा सस्पेंशन कभी कभी पैदा हो जाता है, रिया इज़ लिविंग विद हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि रिया इज़ लिविंग विद हिज पेरेंट्स, रिया अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। तो यहाँ पे रह रही सेंस तो वही निकल के आएगा कि रह रही है, लेकिन ये सेंस आपका सही नहीं है। कंटिन्यूअस किसी काम को लगातार होने के बारे में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा लिव्स, रिया लिव्स विद हर पेरेंट्स, रिया जो है अपने वालिदैन के साथ रहती है, ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज़ और कहीं जाएंगे और कहेंगे ये सही है, सेंस तो आपका थोड़ा जाएगा, लेकिन ये आपका कंटिन्यूअस किसी मुसलसल काम के करने को जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ये थोड़ा समझ के आप बनाएं ताकि आप अच्छा नंबर उठा सकें इसमें। ये 10 में से आपको 8 उठा लेना है, ठीक है, ताकि आप अपनी सीट बढ़ा सके, आराम से एक सिक्योर कर सके। डे टू डे कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो यहाँ आपको अच्छे से फाइट करना है। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर प्रीवियस पेपर लेना चाहते हैं, और इंग्लिश की क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तभी उसी नंबर पर आप कांटेक्ट करें जो आपको नंबर दिया गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।